Welcome student to the class, and this is your geography class. We were discussing the chapter number 1, our environment. ठीक है, and today we are just going to complete this chapter and you will get the PDF of this chapter today only. और एक बात सुनो कि जितने भी टिक मार्क्स हैं, मीन्स वो राइट ऑप्शन टिक करने के और ट्रू फॉल्स और फिलअप्स वगैरह जितने भी हैं, ये सब आप बुक में ही कर लीजिएगा. उसकी PDF दूंगी बट बुक में ही कर लेना, ठीक है. और जो लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो सिर्फ आपको कॉपी में करना है, ठीक है. तो कंप्लीट योर कॉपीज़ एंड आई एम नॉट गेटिंग योर कॉपीज़, तो जल्दी से जल्दी सबमिट कराओ चेकिंग के लिए कॉपीज़, सो दैट कि आई कैन प्लान फॉर योर टेस्ट, ठीक है. तो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होता है. पिछली क्लास तक हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. इन दिस चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या होता है? एनीथिंग विच सराउंड्स यू एंड इफेक्ट्स योर हेल्थ एंड योर लाइफ इज़ नोन एज एनवायरनमेंट. एंड हमने ये भी पढ़ा था कि एनवायरनमेंट आर ऑफ टू टाइप्स बेसिकली, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट, दैट्स मीन ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. सो इन नेचुरल एनवायरनमेंट we can classify natural environment in 4 types. First was lithosphere, second was hydrosphere, third was atmosphere and fourth was biosphere. लिथोस्फेयर एक्चुअली क्या होता है? जो भी कुछ लैंड से रिलेटेड होता है दैट इज कम्स इन द लिथोस्फेयर. एक्चुअली लिथोस्फेयर जो बहुत ही एक स्पेसिफिक पार्ट है अर्थ का, जो हम देख सकते हैं. उस दिन मैंने उसको अच्छे से डिस्कस किया था, आप वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे. लेकिन अब अर्थ के जो अंदर है वहाँ तक तो हम नहीं जाते, ठीक है ना. कहाँ पे लावा पड़ा हुआ है, कहाँ पे रॉक से अंदर कितना टेम्परेचर है, वो सब हम बात नहीं करते. हम सिर्फ ऊपर अर्थ क्रस्ट की लेयर की बातें करते हैं जो हम आँखों से देख सकते हैं और जिनको हम डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं जिनसे, दैट इज़ लिथोस्फेयर. इसके अलावा हाइड्रोस्फेयर मैंने आपको क्लियर किया था और एटमॉस्फेयर क्लियर किया था. इसके बाद आता है बायोस्फेयर. बायोस्फेयर क्या होता है? जहाँ तीनों चीज़ें मिल रही होती हैं. कौन कौन सी तीनों चीज़ें? जहाँ पर लिथोस्फेयर, पहले हम डालते हैं हेडिंग कि हम बायोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे. तो ये क्या होता है? द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर. जहाँ ये तीनों मिल रहे हों वहाँ पर बायोस्फेयर बनता है. कहने का क्या मतलब हुआ? बायो का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो लिविंग वर्ल्ड से या लिविंग थिंग से रिलेटेड होती है, लिविंग बीइंग से रिलेटेड होती है, ठीक है. अब एक बात बताओ, लिविंग वर्ल्ड जो है ना, जो कि किससे बना हुआ है? लिविंग बीइंग से बना हुआ है, ठीक है. और लिविंग बीइंग्स को रहने के लिए या जिंदा रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है? लिथोस्फेयर की ज़रूरत है, एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से हाइड्रोस्फेयर की ज़रूरत भी है. तो हम कह सकते हैं कि when all these things are present then only the living beings can sustain, or you can say the living world can sustain. तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ योर एटमॉस्फेयर और योर एनवायरनमेंट वेयर दीज 3 लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर मीट टुगेदर. जब बुक में आप पढ़ोगे कि बायोस्फेयर इज द नैरो जोन वेयर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर मीट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये तीनों चीज़ें मिलाकर बायोस्फेयर बनाती हैं. क्योंकि बायोस्फेयर कुछ नहीं है, बायोस्फेयर वो लिविंग वर्ल्ड है जहाँ पे लिविंग बींग्स रहते हैं. लिविंग बींग्स में कौन कौन? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. तो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ये सब के सब कब जिंदा रह सकते हैं, कब इनकी लाइफ पॉसिबल हो सकती है? जब ये तीनों चीज़ें उनके पास अवेलेबल हों. सो दीज वर द 4 स्फीयर्स विच कॉन्स्टिट्यूट योर नेचुरल एनवायरनमेंट. हमने लिथोस्फेयर पढ़ा, एटमॉस्फेयर पढ़ा, हाइड्रोस्फेयर पढ़ा और बायोस्फेयर पढ़ा, है ना. अब हम देखते हैं एक और टर्म आती है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम किसे कहते हैं? जितने भी ये लिविंग बींग्स हैं, जो लिविंग वर्ल्ड है ना, लिविंग बींग्स में कौन कौन आता है?
plants, animals and human beings. Plants, animals and human beings, ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है? प्लांट्स के बिना जिंदा रह सकते हो, या फिर नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं लोग बाकी, तो एनिमल के बिना जिंदा रह सकते हैं। और सिर्फ नॉन वेजिटेरियन की बात नहीं है, एनिमल्स और भी बहुत किसी काम आते हैं हमारे, जैसे कि कुछ लोग तो खाते ही हैं, और इसके अलावा इनसे ऑयल मिलता है, स्किन मिलती है, कभी कभी इनसे फर मिलते हैं, वूल मिलती है। ये तो बहुत छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो आपने बचपन से पढ़ रखे हैं, ठीक है। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तब आपको इनके एनॉर्मस अमाउंट ऑफ यूजेस मिलेंगे, मतलब बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि प्लांट्स के बिना जैसे इंसान की ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, उसी तरीके से एनिमल्स के बगैर भी इंसान की ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, लेकिन क्या एनिमल्स प्लांट के बगैर हो सकते हैं? नहीं। क्या प्लांट्स एनिमल्स के बगैर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज़ करते हैं तभी तो प्लांट जिंदा रह सकते हैं, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं तो हम जिंदा रहते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स का भी है। तो कहने का मतलब सभी प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने के साथ साथ ये इन पर भी डिपेंडेंट हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। अगर लैंड गायब हो जाएगी तो हवा में तो नहीं उड़ेंगे, है ना। अगर आसमान ही नहीं होगा, एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, तो क्या लाइफ पॉसिबल है? दूसरे प्लैनेट्स पे हालत देखिए, सिवाय कंकड़, पत्थर और रॉक्स के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई हाइड्रोस्फेयर ही नहीं है, कोई वाटर बॉडीज़ ही नहीं है, पानी नाम की चीज़ ही नहीं है। दैट्स मीन्स plants, animals and human beings are dependent on each other, as well as they all depend upon these three spheres, lithosphere, atmosphere and hydrosphere. इस डिपेंडेंसी से बनता है इकोसिस्टम, ठीक है। सो द रिलेशन बिटवीन द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड देयर रिलेशन विद द एनवायरनमेंट, विद देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है। अब हम आते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है? अभी ये सब तो हमने नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ा। अब अगर हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जितने भी ये सब देखते हो आप आपके आसपास, जितने भी ये इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर आपके ब्रिजेस हैं, है ना, या फिर बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, तो ये सारे क्या है? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये ह्यूमंस ने बनाए हैं। ह्यूमन ने जैसे जैसे नॉलेज पाई, जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी में नीड्स बढ़ी, उस लेवल पे जाके उसने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया, नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया, और उन नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते करते उसने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया उसका कि अब वो नेचर को ही डिस्टर्ब कर बैठा, ठीक है। अपना एनवायरनमेंट तो बनाया, और ह्यूमन ने जितना भी एनवायरनमेंट बनाया नेचुरल एनवायरनमेंट से लेकर ही बनाया, क्योंकि धरती, आकाश और हवा, पानी के बगैर तो कुछ और बनता नहीं है। हर चीज़ को बनाने में अगर आप बिल्डिंग्स बना रहे हो तो आपको लैंड की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, लेकिन आपने लैंड ही कर बर्बाद कर दी तो कैसे बनाओगे? आपको क्रॉप प्रोडक्शन करना होता है, एग्रीकल्चर करना होता है, लैंड पर ही करते हो। लेकिन जब आपने लैंड ही फर्टिलाइज़र केमिकल्स यूज़ कर करके उसको ही इनफर्टाइल कर दोगे तो कैसे करोगे एग्रीकल्चर? ह्यूमन यही करता चला जा रहा है। पानी को उसने कंटेमिनेटेड कर दिया है, इतने केमिकल्स यूज़ करने लग गया कि पीने लायक पानी ही नहीं बचा, और अब तो हवा भी इतनी कंटेमिनेटेड हो गई है पॉल्यूशन कर करके कि आप सांस लेते हो तो सांस लेने में भी 25 बीमारियां होती हैं। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो कि ह्यूमन ने खुद बनाया है, लेकिन ह्यूमन ने एक्सेस रिसोर्सेज का यूज़ कर करके, रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज़ कर करके, गलत तरीके से यूज़ कर करके इन्वायरमेंट को ख़राब कर लिया है, ठीक है। तो ये बातें अब अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अगर हम इसी तरीके से जीते रहेंगे, इसी तरीके से ओवर यूज़ और गलत यूज़ करते रहेंगे रिसोर्सेज का, तो जो भी इन्वायरमेंट है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट तो बर्बाद हो ही जाएगा, साथ में नेचुरल इन्वायरमेंट को भी अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा फिर ये क्या कह रहे हैं कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनका बहुत गलत असर पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे। बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी, जैसे कि हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, पेड़ काटते जाएंगे, जंगल ख़राब कर दिए तो क्या होगा? वाइल्ड लाइफ ख़त्म,
जंगल में ही तो जंगली जानवर रहेंगे, अपने घरों में आके थोड़ी ना रहेंगे। तो जब आप जंगल ही काट दोगे पूरे तो वाइल्ड लाइफ ख़त्म, और वाइल्ड लाइफ ख़त्म होने का मतलब क्या है कि कितने सारे एनिमल्स ख़त्म, और अगर एनिमल्स ख़त्म होंगे तो इकोसिस्टम तो बिगड़ गया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर आप में इनमें से किसी भी चीज़ का कुछ इम्बैलेंस कर दिया, कुछ बैलेंस ख़राब कर दिया, तो सभी कुछ अफेक्ट होगा। देखो, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे के बगैर पॉसिबल नहीं हैं। अगर इन 6 में से किसी एक में भी गड़बड़ होती है तो सबको इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन से क्या कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काटेंगे तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी। कैसे होती है आप साइंस में पढ़ते हो, ठीक है। तो इनफर्टाइल हो जाती, आप वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। इसके अलावा जो इतना केमिकल यूज़ करते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स और केमिकल फर्टिलाइज़र्स। ये भी आप साइंस में पढ़ चुके होंगे या पढ़ोगे आगे। तो उससे भी हमारी धरती को नुकसान होता है ना। तो इस तरीके के केमिकल्स एसिडिफिकेशन कर देते हैं, यानी कि एसिड बढ़ जाता है हमारी केमिकल्स जिनमें एसिड ज़्यादा होता है, तो वो धरती में केमिकल की मात्रा को बढ़ाकर उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा एसेंशियल ऑयल, न्यूट्रिएंट्स, ये सब आपके साइंस में है, साइंस में पढ़ोगे। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, डिफॉरेस्टेशन से और क्या होता है, रेनफॉल कम होगी। जब प्लांट ही नहीं होंगे तो रेन कहाँ से आएगी, और प्लांट रेन कैसे करवाते हैं ये भी साइंस में पढ़ लेना, ठीक है। प्लांट्स सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं ये भी आपको साइंस में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड लैंडस्लाइड्स, जो आप हमेशा सुनते रहते हो ना कि हमेशा बाढ़ आ गई, कभी लैंडस्लाइड हो गए, कभी कुछ हो गया, ये सब हमारे ही कामों का नतीजा है। हमने नेचर को जो इतना इम्बैलेंस कर दिया है, तो फिर इफेक्ट तो सब पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर एक को भी ख़राब करोगे, अगर आप प्लांट को काटोगे, तो हम भी सुखी से नहीं रह पाएंगे। अच्छा है, आजकल के स्टूडेंट्स नॉलेज ले रहे हैं तो इन सब चीज़ों को समझेंगे। जो लोग पढ़े लिखे होते नहीं हैं उनको पता ही नहीं होता। प्लांट काट दो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, इकोसिस्टम होता क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, सॉइल एरोजन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। तो इसीलिए अच्छा है कि जितना एजुकेटेड होता है इंसान, उतना चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझता है, और जितना अच्छे से समझता है उतना ही वो अपने फ्यूचर को अच्छा बना पाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है, लगभग क्या कंप्लीट ही हो गया है। इसकी PDF आज शाम तक आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो in this way you have completed I think this first chapter of geography, and first chapter of civics has also been completed, और history का भी शायद एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बच्चे कॉपीज़ भेज नहीं रहे हैं चेकिंग के लिए, बेटर होगा कि कॉपीज़ भेजो, अदरवाइज़ हम टेस्ट प्लान करेंगे और टेस्ट के फिर मार्क्स भी जुड़ेंगे, ठीक है ना, जो आपके टर्मिनल टेस्ट हुआ करते थे। तो फिर बाद में परेशान मत होना, और मुझे बिल्कुल मत करना। अगर आपने टेस्ट के पास कॉपी ला कर दी कि मैडम अब चेक कर दो, तो आई एम नॉट गोइंग टू चेक ऑल दोज कॉपीज़ एट दैट टाइम, ठीक है। अभी भी कह रही हूँ, कल का और आज का दिन है आपके पास, तो कॉपी सबमिट करिए चेक कराने के लिए, एंड कीप स्टडिंग। वी विल मीट टुमारो, टिल देन हैव अ गुड डे।